हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं, तो जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या मैं ऑडिबल हूं और बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? जल्दी से बताइए। वेरी गुड इवनिंग जी, याचना जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को जल्दी से। ठीक है, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज और कल मैं आपकी पॉलिटी की क्लास लूंगा, फिर द डे आफ्टर टुमारो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके आते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, आज हमने पढ़ने हैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, आज प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे और दूसरी तरफ पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के बारे में, और साथ ही साथ बात करूंगा आज मैं चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री जी। तो भाई अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का जिक्र संविधान के अंतर्गत कहाँ किया गया है, तो याद रखेगा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 जो कि बताता है किसके बारे में, कि देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत के लिए एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत के लिए एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति याद रखेगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हु विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनकी नियुक्ति याद रखेगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री, एक बार क्वेश्चन आया था एक एग्जामिनेशन में कि प्रधानमंत्री इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, या अपॉइंटेड होते हैं? तो आपका आंसर और लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन क्या राइट था? अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है ना, देखो प्रधानमंत्री जी, अब आप कहेंगे कि सर प्रधानमंत्री जी इलेक्टेड होके आते हैं। देखो प्रधानमंत्री जी की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय, और वो वाराणसी सीट से, बनारस सीट से एज अ कॉन्स्टिट्युएंसी से, संसदीय क्षेत्र से एज अ सांसद, एक एमपी के तौर पर निर्वाचित होकर के आए हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर थोड़ी उन्हें भारत के लोगों ने चुना है। तो देखो क्या होता है, जब भी देश में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो जो सत्ता पार्टी, जो पार्टी बहुमत में होती है, जिसके पास 273 प्लस एक सीटें होती हैं, जिस पार्टी के पास भी सदन का, लोकसभा का बहुमत होता है, वो पार्टी अपनी क्या करती है, जनरल बॉडी मीटिंग करती है, जीबीएम जिसे कहा जाता है, जनरल बॉडी मीटिंग करती है। और उस बहुमत वाली पार्टी के सभी सांसद मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा नेता कौन होगा। उस जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड किया जाता है, और उस जनरल बॉडी मीटिंग में सभी नेता मिलकर डिसाइड करते हैं एक नाम को, और उस नेम को दे दिया जाता है राष्ट्रपति साहब को, और राष्ट्रपति साहब उस व्यक्ति को एज अ प्रधानमंत्री के पद पर क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। तो याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्तित होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की पोस्ट कैसी है, तो अपॉइंटेड की। ठीक है, दूसरी तरफ याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर का जिक्र। तो चीफ मिनिस्टर साहब का जिक्र अगर मैं बात करूं कहां किया गया है, तो चीफ मिनिस्टर साहब का जिक्र याद रखेगा संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत किया गया, अंडर आर्टिकल 164 के तहत किया गया है। और इसमें बताया गया देयर शैल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कि राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। आर्टिकल 164 में क्या बताया गया है, कि राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बताया गया है। और राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी, वो भी नियुक्तित होते हैं, वो भी अपॉइंटेड होते हैं, सेम इसी तरह अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, याद रखेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री भी क्या होते हैं, नियुक्तित किए जाते हैं, नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री साहब की भी। ठीक है, और सेम यही प्रोसीजर होता है। तो चीफ मिनिस्टर भी क्या होते हैं, अगर आपसे पूछे जाए तो नियुक्ति की जाती है उनकी। तो जैसे हमारे वर्तमान सीएम सुक्खू जी हैं, अब सुक्खू जी नादौन से एक एमएलए बनकर के आए हैं। ठीक है ना, नादौन से। तो जैसे जो भी पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी, तो क्या होगा, वो पार्टी अपनी एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएगी, और जनरल बॉडी मीटिंग में सभी एमएलए मिलकर यहाँ डिसाइड करेंगे
हमारा नेता कौन होगा, एक नाम लेकर के वो राज्यपाल साहब को भेज देंगे और राज्यपाल साहब जो नाम जनरल बॉडी मीटिंग में तय होगा सत्ता दल के द्वारा, उस नाम के पद पे उस व्यक्ति को क्या कर देंगे, मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। तो बस यहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं केंद्र में प्रधानमंत्री को, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है, तो चीफ मिनिस्टर साहब नियुक्ति करते हैं यहाँ पर। तो यहां पर नियुक्ति करने का काम है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का। तो ये चीज आपने अच्छे से याद रखनी है जो चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट याद रखिएगा अगली चीज। अब देखो प्रधानमंत्री बनने के लिए याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री है भारत का या फिर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए याद रखिएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया should be the member of either house of parliament। याद रखिएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ईदर हाउस यानी कि लोकसभा का भी वो सदस्य हो सकता है और राज्य सभा का भी वो सदस्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक शर्त रखी गई है कि वो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा में निर्वाचित होना चाहिए, मतलब मनोनीत नहीं हो सकता। जैसे आपको पता है ना, मैंने आपको संसद में बताया था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो इलेक्शन लड़के नहीं आते, राष्ट्रपति उनको किसी कारणवश क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो मतलब मनोनीत वाले सदस्यों को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। जबकि जो व्यक्ति निर्वाचित होते हैं उनमें से चाहे वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो अब हमारे मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं, जबकि इससे पहले मनमोहन सिंह साहब जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, इंदिरा गांधी जी भी थी एक समय पे राज्यसभा की सदस्य थी, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए लेकिन निर्वाचित होना चाहिए। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि यदि व्यक्ति लोकसभा का निर्वाचित सदस्य है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो आपका आंसर है 25 वर्ष। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है यदि वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो, तो आपका आंसर बन जाएगा 30 वर्ष, ठीक है ना, 30 वर्ष। दूसरी तरफ अगर मैं मुख्यमंत्री साहब की बात करूं तो मुख्यमंत्री भी राज्य विधायिका के, स्टेट लेजिस्लेचर के, तो राज्य विधायिका के किसी भी सदन के क्या हो सकते हैं, किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सकते हैं। चाहे वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हों या फिर वो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हों या फिर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हों। अब यहां भी वही कंडीशन है कि अगर विधानसभा के सदस्य हैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष। और अगर वो विधान परिषद के सदस्य हैं तो न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 30 वर्ष। तो अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे 25 वर्ष। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है यदि वह व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य है, तो आप क्या आंसर देंगे, तब 30 वर्ष है, और वैसे तो 25 वर्ष है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है तो क्या वह प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, इफ पर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या वह पीएम बन सकता है, क्या वह पीएम बन सकता है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आप कहेंगे यस बिल्कुल बन सकता है, यस बिल्कुल बन सकता है। कोई व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है, मतलब आप इस समय संसद के सदस्य नहीं है, मैं इस समय संसद का सदस्य नहीं हूं, तो क्या मैं पीएम बन सकता हूं, बिल्कुल बन सकता हूं। आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं, ठीक है ना। बस कंडीशन एक है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर में हमें संसद में निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। तो कंडीशन ये है कि अगले 6 महीने में
संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित होकर के आना पड़ेगा, निर्वाचित होना होगा, वरना हमारी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो अगले 6 माह के अंदर अंदर हमें संसद की निर्वाचित सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, इलेक्शन लड़के जीत करके आना पड़ेगा, वरना हमारी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, याद रखिएगा। और ऐसा देश में हो भी चुका है। दिन था 31 अक्टूबर 1984 का, और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को हत्या कर दी गई थी दिल्ली में, ठीक है ना। और उनके 2 बेटे थे, एक संजय गांधी थे, एक राजीव गांधी थे। संजय गांधी तो पहले एक्सपायर हो चुके थे, और राजीव गांधी जी उस समय एयर इंडिया में पायलट हुआ करते थे। तो राजीव गांधी और उड़ान भर के उस दिन अपना प्लेन लेके भी वो गए हुए थे कलकत्ता की तरफ, और जैसे ही दोपहर में रेडियो में उन्होंने समाचार सुना उनकी माता के निधन का, तो वैसे ही वो दोपहर बाद दिल्ली आए, अपनी माता जी का अंतिम संस्कार किया शाम को, और रात के 9 बजे राष्ट्रपति भवन से खड़े होकर के उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली, ठीक है ना। अब उनकी माता जी की मृत्यु के बाद जो माता जी की सीट थी रायबरेली की, वो खाली हो चुकी थी। अब भाई साहब, एक तो माता जी की मौत की सिंपैथी, और दूसरी तरफ रायबरेली वाली सीट, मतलब तोड़ रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करी थी उन्होंने, लगभग 6.5 लाख वोटों से उस समय पर। उस समय 6.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था 1984 के समय पर, ठीक है। तो ताबड़तोड़ जीत करी थी, और ऐसा हो भी चुका था एक बार, ठीक है। अगली बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो क्या वो, तो कोई व्यक्ति अगर एमएलए नहीं है, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, एमएलए कौन होते हैं, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, तो क्या वो सीएम बन सकता है? तो क्या वो व्यक्ति सीएम बन सकता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बन सकता है। कंडीशन वही है कि 6 माह के भीतर विधान परिषद में या विधानसभा में निर्वाचित होकर के आना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद में निर्वाचित होकर आना पड़ेगा, ठीक है ना, निर्वाचित होना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, नहीं तो सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वापिस से सीएम पीएम दोनों पद एक साथ पढ़ लो। देखो, सीएम जो होते हैं वो भारत के रियल हेड होते हैं, और जबकि सीएम जो होते हैं वो स्टेट के रियल हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है ना। तो पीएम भारत के रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। जैसे हमारे राष्ट्रपति तो नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन ये वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, जबकि सीएम रियल हेड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ये इंडिया के होते हैं, भारत के होते हैं, जबकि ये स्टेट के रियल हेड होते हैं, स्टेट के रियल हेड होते हैं, राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं, याद रखिएगा ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अन्य चीजों की, ठीक है ना। ओथ, टर्म, सैलरी, रेजिग्नेशन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति, या फिर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष खड़े होके कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी संविधान की शपथ लेता हूं कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखूंगा और विधि द्वारा स्थापित इस संविधान की रक्षा करूंगा। कुछ इस तरह से शपथ ली जाती है, और इनको इनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। जबकि मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का, लेकिन निश्चित नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, लेकिन निश्चित नहीं होता। तो प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनकी पार्टी में बहुमत रहता है। जैसे कि इस समय आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन देश में सरकार एनडीए की है इस समय, मतलब संयोगी पार्टियों के दम पे मोदी जी बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का जरूर है, लेकिन फिक्स नहीं है। अब ऐसे में अगर मैं बता दूं आपको, नीतीश कुमार जी, ठीक है ना, चिराग पासवान जी, ये 2-3 सहयोगी पार्टी है जो एनडीए में मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। और तेलुगु देशम पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जो आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 2-3 पार्टियां अपना हाथ पीछे हटा लेना, मोदी जी को समर्थन देने से मना कर दे, तो भाई साहब आज सरकार गिर सकती है, क्योंकि जैसे ही वो अपना समर्थन वापस लेंगे तो सरकार अल्पमत में चली जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी 239 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, और बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 274 सीटें, ठीक है ना। एनडीए के पास है लगभग 293 सीटें एनडीए के पास, ठीक है। तो एनडीए के पास तो है बहुमत का आंकड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय बहुमत का आंकड़ा नहीं है। तो प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक उनकी पार्टी में क्या रहेगा? बहुमत रहेगा। अगर वेतन पूछा जाए
तो प्रधानमंत्री को याद रखेगा, जैसे प्रधानमंत्री को एमपी का वेतन ही मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वेतन मिलता है। इसके अलावा उनको कुछ पीएम के भत्ते मिलते हैं, एलोवेंसेस मिलते हैं, और 2000 रुपए प्रतिदिन के मिलते हैं, ठीक है ना, 2000 रुपए प्रतिदिन के मिलते हैं। और ये सब मिलाकर के प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए प्रति महीने का मिलता है, ठीक है ना। 1,60,000 रुपए प्रति महीने का प्रधानमंत्री जी को मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुल मिला के अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो भैया नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति ने करी थी, तो इस्तीफा भी किसको जाएगा, राष्ट्रपति साहब को ही जाएगा। ऐसे ही सीएम का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। सीएम का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन फिक्स नहीं होता। क्योंकि अगर कभी भी सरकार अल्पमत में चली गई, जैसे अभी आपको पता है कि फरवरी के महीने में क्या हुआ था, आपको पता ही है, आपको राजनीतिक भूचाल देखने को मिला था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जिसमें 40 एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के पास, जिसमें से 6 एमएलए इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब सरकार के पास 34 आ गई थी। अब 68 में से बहुमत डिक्लेयर करने के लिए 34 + 1 35 चाहिए, लेकिन सरकार के पास 34 थी। फिर भी सरकार के पास एक क्राइटेरिया था, मतलब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा क्राइटेरिया था, तो भी सरकार बनी रही। लेकिन अगर एक एमएलए और इस्तीफा दे देता ना, उन 6 के अलावा 7वां, तो 33 हो जाते ये व्यक्ति, और जैसे ही 33 होते सरकार आ जाती अल्पमत में। और वैसे ही गवर्नर रिपोर्ट लिख के भेजते हैं राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के समक्ष रखते हैं, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते थे कि वहां की जो सरकार है वो अल्पमत में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो वैसे तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन निश्चित नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री भी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनकी पार्टी में क्या रहता है, बहुमत रहता है। मुख्यमंत्री को वेतन कितना मिलता है, तो मुख्यमंत्री का वेतन फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कहीं लाख रुपए भी है, कहीं 2 लाख भी है, तेलंगाना में 4 लाख रुपए भी है, हिमाचल प्रदेश में भी 4-5 लाख रुपए के आसपास मुख्यमंत्री का वेतन है, ठीक है। इस्तीफा किसको देंगे, भाई अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल ने करी थी, तो इस्तीफा भी राज्यपाल साहब को ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस्तीफा भी किसको देना पड़ेगा, राज्यपाल साहब को ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं, सीएम और पीएम की पावर एंड फंक्शन। तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की पावर एंड फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, शक्तियां और कार्य के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होता है, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल। तो प्रधानमंत्री याद रखिएगा कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय अखंडता परिषद के पीठासीन सभापति होते हैं। क्या होते हैं, पीठासीन सभापति। अब पीठासीन सभापति का मतलब क्या होता है, पीठासीन सभापति का मतलब होता है पद कुछ और काम कुछ और। भाई प्रधानमंत्री का जो पद है वो प्रधानमंत्री का है, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष भी है, नीति आयोग के चेयरमैन भी है। तो चेयरमैन नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, क्योंकि इनका पद तो प्रधानमंत्री का है लेकिन ये नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, एक्स ऑफिशियल, यानी कि पीठासीन अधिकारी, यानी कि पद कुछ और काम कुछ और, इसका मतलब है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के और राष्ट्रीय अखंडता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अपनी मंत्री परिषद सहित, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद सहित संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो वैसे तो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन अपनी मंत्री परिषद के साथ वो संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं, वो राज्यसभा में भी जाके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री याद रखेगा केंद्रीय मंत्री परिषद की सूची तैयार करते हैं। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद मतलब उनके मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल, मंत्री परिषद की सूची तैयार करते हैं, सूची तैयार करते हैं, और ये सूची तैयार करके वो क्या करते हैं,
राष्ट्रपति को सौंप देते हैं और राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मंत्री बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई राजस्व मंत्री है, कोई हमारा होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई हमारे खेल मंत्री हैं। जैसे पिछली बार अनुराग ठाकुर जी को मंत्री परिषद में रखा गया था, लेकिन इस बार अनुराग ठाकुर जी को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया, तो इस बार उनको मंत्री परिषद में नहीं रखा गया। तो पिछली बार भी ये सूची मोदी जी ने बनाई थी, इस बार भी ये सूची किसने बनाई है? मोदी जी ने बनाई है। और पिछली बार उनकी मंत्री परिषद में अनुराग ठाकुर जी थे, जबकि इस बार उनकी मंत्री परिषद में अनुराग ठाकुर जी नहीं थे, ठीक है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंत्रियों को मंत्रालय बांटते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों को मंत्रालय बांटते हैं। भाई किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, ठीक है। किसको रक्षा देना है, किसको गृह मंत्रालय देना है, किसको वित्त मंत्रालय देना है, किसको खेल मंत्रालय देना है, किसको कृषि मंत्रालय देना है, किसी को परिवहन मंत्रालय देना है, ठीक है ना। तो सब तो कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री बांटते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंत्रालय में बदलाव भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रालय में बदलाव कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मोदी जी 2014 से सत्ता में है, 2014 से 19 तक उनकी कैबिनेट में राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, लेकिन 2019 से लेकर 24 तक गृह मंत्री जी रक्षा मंत्री थे। क्या थे? रक्षा मंत्री थे। तो मंत्रालयों में बदलाव कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। क्या कर दिया? मंत्रालय में बदलाव कर दिया। तो मंत्रालयों में बदलाव भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री, किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, ठीक है। शफल द मिनिस्ट्री, बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसी मंत्री को डिसमिस भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को डिसमिस भी कर सकते हैं। हालांकि डिसमिस वाला क्वेश्चन रहने दो यार, डिसमिस वाला वैसे कहते तो प्रधानमंत्री है, लेकिन करते ये काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। डिसमिस वो बंदा, लेकिन एमपी तो रहेगा, मंत्री के पद से उसको हटाया जा सकता है, लेकिन एमपी तो रहेगा, क्योंकि एमपी को हटाने के लिए तो लोकसभा सदस्य डिसीजन लेता है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री का आखिरी काम क्या होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनको सलाह देते हैं। तो प्रधानमंत्री, याद रखेगा, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं मुख्यमंत्री पढ़ता हूं, तो मुख्यमंत्री का भी यही काम होता है। तो प्रधानमंत्री जैसे हमारे मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। प्रधानमंत्री इज द हेड ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री याद रखेगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, राज्य की मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, परिषद का अध्यक्ष होता है। देखो सीएम या पीएम कभी भी अकेले काम नहीं करते, इनके चारों तरफ इनकी मंत्री परिषद होती है जो इनको हर काम के लिए सलाह देती है, और अपनी मंत्री परिषद से सलाह करने के बाद ये कोई काम करते हैं। जैसे अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगर सीएम की बात करूं मैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अपनी जो वो है मंत्री परिषद है, उसमें आपको पता है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे विक्रमादित्य सिंह जी हैं, राजा वीरभद्र सिंह साहब के सुपुत्र, ठीक है ना। और धनी राम शांडिल जी हैं हमारे मंत्री पद पर, ठीक है। रोहित ठाकुर जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो सीएम अपनी मंत्री परिषद के साथ मिलकर सारा काम करता है और मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी होता है। ऐसी प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जी हमारी वित्त मंत्री हैं, ठीक है ना। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मंत्री पद पर हैं, ठीक है ना। तो पीएम केंद्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री हमारे राज्य मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो भी यही काम करते हैं, बस कुछ नहीं करते, वो भी यही काम करते हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, राज्य आपदा प्रबंधन के हेड होते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट तो राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब राज्य में तो नीति ना आयोग होता नहीं, ठीक है ना। स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल होती है, राज्य विकास परिषद होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। और राज्य में अखंडता परिषद नहीं होती, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेगा, इसके अलावा याद रखेगा कि मुख्यमंत्री भी अपनी मंत्री परिषद सहित, मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित राज्य विधायिका के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। राज्य विधायिका के मतलब विधानसभा और विधान परिषद में किसी में भी विधायिका में भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं,
लेकिन होनी चाहिए उस राज्य में, क्योंकि भारत में अभी 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी कंसेप्ट है। बाकी सारे राज्यों में तो सिर्फ विधानसभा ही है, लेकिन 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। तो 6 राज्य जो ऐसे हैं जहां पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो वो विधान परिषद में भी जा सकते हैं, चाहे वो विधानसभा के सदस्य क्यों ना हो। ठीक है, दोनों ही सदनों में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, अपनी मंत्रियों की सूची बना रहे थे। तो ये अपनी राज्य मंत्री परिषद की सूची बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद की सूची तैयार करते हैं, राज्य मंत्री परिषद की सूची तैयार करते हैं। भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने करी अपनी सूची तैयार। भाई अब इस समय अगर कांग्रेस के पास समर्थन की बात करूं तो 40 सीटें हैं, 40 सीटें हैं। तो 40 में से ज्यादा 12 लोग ही मंत्री बन सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री सहित। मुख्यमंत्री सहित 12 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो 40 लोगों को तो मंत्री नहीं बनाया जाता। 40 में से मुख्यमंत्री जी के अलावा कौन 11 लोग होंगे दूसरे, ये डिसीजन कौन लेगा, ये मुख्यमंत्री साहब खुद लेंगे कि कौन मेरे मंत्री परिषद में शामिल होगा। और मंत्रालयों को भी बांटेंगे, किसको रक्षा मंत्रालय देना, सॉरी रक्षा मंत्रालय तो राज्य में नहीं होता, मंत्रालयों को बांटते हैं। ठीक है ना, कौन मेरा जो है राजस्व मंत्री होगा। जैसे जगत सिंह नेगी जी किन्नौर के एमएलए जो है इस समय क्या है, वो राजस्व मंत्री हैं। ठीक है, विक्रमादित्य सिंह जी शिमला ग्रामीण के एमएलए हैं, वो क्या है आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री। ठीक है, तो मंत्रियों को मंत्रालय बांटते हैं, याद रखिएगा साथ ही साथ। इसके अलावा मंत्रालय को सफल भी कर सकते हैं, मंत्रालय में बदलाव भी कर सकते हैं, मंत्रालय में बदलाव कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और लास्ट चीज याद रखेगा कि वो राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं किसी भी मामले में। ठीक है ना, तो राज्यपाल को उनके कर्तव्यों के लिए सलाह देते हैं, उनके कर्तव्यों के लिए, उनके कर्तव्यों के लिए सलाह देते हैं। ठीक है ना, उनके कर्तव्यों के लिए सलाह देते हैं उनको। तो वही सेम चीज यहां भी है। तो जल्दी बताइए जरा एक बार, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में। अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी पढ़ेंगे इनकी साथ ही साथ, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स भी पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में हम लोग। जल्दी बताइए, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। सर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पॉइंट बताइए। हाँ, मुख्यमंत्री साहब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड होते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष होते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन के। ठीक है ना सर, एंड सीएम का फर्स्ट पॉइंट भी, फर्स्ट पॉइंट है कि राज्य मंत्री परिषद, जैसे हमारे सुक्खू जी हैं, जैसे कि हमारे कौन है, हमारे सुक्खू जी हैं, जो फर्स्ट पॉइंट बताता हूं, जैसे हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं जो इस समय वर्तमान सीएम है। ठीक है ना, तो सीएम के चारों तरफ क्या होता है, सीएम के चारों तरफ ये रहे सीएम बीच में, और इनके चारों तरफ एक मंत्री होती है, चारों तरफ अलग अलग मंत्री होते हैं। और सीएम इस मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि कृषि मंत्री है, ठीक है, कोई बागवानी मंत्री है। अब हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बागवानी होता है, यहाँ पर फसलें होती हैं, बागवानी मंत्री है यहाँ पर, पीडब्ल्यूडी मंत्री है, रेवेन्यू मिनिस्टर है यहाँ पर। ठीक है ना, शिक्षा मंत्री है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ कई सारे मंत्री हैं चीफ मिनिस्टर के चारों तरफ, तो इस मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो जो मंत्री परिषद है ना मुख्यमंत्री की, उसके चारों तरफ तो उनके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना सर, पीएम की सैलरी कौन से फंड से आती है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितनी भी किसने पूछा है क्वेश्चन, नीतू शर्मा जी ने पूछा, सर सीएम की पीएम की सैलरी कहां से आती है। देखो इस देश के जितने भी बड़े बड़े पोस्टें हैं, जितने भी बड़े बड़े संविधानिक पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं इस देश की, जितनी बड़ी बड़ी संवैधानिक पद है बड़े बड़े, चाहे वो पीएम का पद है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद है, चाहे वो अटॉर्नी जनरल का पद है, चाहे वो सीएजी का पद है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पद है, हाई कोर्ट के तो नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पद है। तो ये जो बड़े बड़े संवैधानिक पद है, इन सबकी सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड से, फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से सैलरियां दी जाती है। पेंशन का खर्चा भी यहीं से किया जाता है। तो सैलरी वेतन पेंशन का खर्चा सब यहीं से किया जाता है, भारत के जितने बड़े बड़े पद हैं। और राज्य में, राज्य कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से किया जाता है यही खर्चा राज्य में। ठीक है ना, तो राज्य के संचित निधि से किया जाता है यही खर्चा। ठीक है,
बिल्कुल, बड़ी बड़ी सारी सैलरियां यहीं से की जाती हैं। जल्दी बताइए, क्लियर है सारे पॉइंट्स? कर दोगे? सीएम पीएम से क्वेश्चन आ गया। ऐसी प्रधानमंत्री जी जो हमारे होते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के हेड होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, भारत के आपदा प्रबंधन के प्रमुख होते हैं। भारत के आपदा प्रबंधन के प्रमुख होते हैं, जबकि सीएम राज्य आपदा प्रबंधन के प्रमुख होते हैं। ठीक है ना, जबकि सीएम राज्य आपदा प्रबंधन के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। अब जरा करेंगे 10-15 मिनट और लूंगा मैं आपके, 10 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट, और मंत्री परिषद भी करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, मंत्री परिषद भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो एक तरफ तो है आपकी केंद्रीय मंत्री परिषद और एक तरफ है राज्य की मंत्री परिषद। ठीक है, तो एक तरफ है केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री परिषद, और दूसरी तरफ है आपकी राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद। वही राज्य की मंत्री परिषद सीएम के चारों तरफ के मंत्रियों को कहा जाता है, जबकि केंद्र की मंत्री परिषद पीएम के चारों तरफ के, सारे तरफ के जो मंत्री होते हैं उनको कहा जाता है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद केंद्र में होती है, मतलब प्रधानमंत्री के चारों तरफ, और राज्य की मंत्री परिषद राज्य के मुख्यमंत्री के चारों तरफ होती है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो याद रखिएगा आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में किया गया है। जबकि मैं राज्य की मंत्री परिषद का जिक्र करूं तो राज्य की मंत्री परिषद का जिक्र याद रखेगा आर्टिकल 163 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 163 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत याद रखेगा कि राज्य मंत्री परिषद का जो है वो जिक्र किया गया, राज्य मंत्री परिषद का जिक्र जो है वो किया गया है। अब याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 74 में बताया गया है कि भारत के लिए केंद्रीय मंत्री होनी चाहिए, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, विच विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और आर्टिकल 163 में बताया गया है कि राज्य के लिए एक राज्य मंत्री परिषद होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष होते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्षता करते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। अब याद रखिएगा कि मोदी जी की सरकार है इस समय देश में, किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। ठीक है ना, इस समय देश में एनडीए की सरकार है। केंद्र में अगर मैं बात करूं तो याद रखना है एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार के बाद 293 एमपी है। कितने हैं? 293 एमपी। तो हर एक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, हर एक व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो दूसरी तरफ अगर मैं राज्य में बात करूं, इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल ही ले लेता हूं, ज्यादा दूर क्यों जाना हमने। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 40 एमएलए हैं। कितने हैं? 40 एमएलए। तो देखो 40 के 40 लोगों को तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता, तो इसके लिए एक नियम है, एक कानून है, याद रखिएगा। बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, तो 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत, यहां भी सेम ही संशोधन है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत याद रखिएगा ये कानून बनाया गया है कि मंत्री परिषद का आकार, कि मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकता। निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही सेम लाइन आप यहां भी लिख दीजिए राज्य मंत्री परिषद में, कि 91वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है 2003 के तहत कि मंत्री परिषद का आकार निम्न सदन के 15% से। अब निम्न सदन सेंटर में क्या होता है? तो निम्न सदन सेंटर में होता है जिसे आप कहते हैं लोकसभा, और यही निम्न सदन राज्य में क्या होता है? तो विधानसभा, यानी कि विधानसभा के 15% से ज्यादा। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कितनी है? 68 सीटें हैं। तो 68 का 15% जब आप निकालते हैं तो कितना आता है? 11 पॉइंट समथिंग आता है, तो 12। तो मैक्सिमम 12 लोग मंत्री हो सकते हैं हिमाचल की विधानसभा में। हिमाचल में, बाकी हर राज्य का अपना अलग अलग सीटें। अब उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो 403 का 15% होगा वहां पर। ठीक है ना, जबकि लोकसभा का 15% कितना होता है? तो 81। कितना होता है 15%?
81 लोकसभा का। तो मोदी जी अपने अलावा 80 लोगों को ही मंत्री बना सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 80 लोगों। और हर मंत्रालय में ज्यादा से ज्यादा 2 मंत्री हो सकते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक मंत्रालय में अधिकतम 2 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक मंत्रालय में अधिकतम 2 मंत्री। यहां भी यही है, प्रत्येक मंत्रालय में अधिकतम 2 मंत्री हो सकते हैं। तो प्रत्येक मंत्रालय में अधिकतम, याद रखिएगा, 2 मंत्री हो सकते हैं। अब ये 2 मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 मंत्री कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं? तो एक होते हैं कैबिनेट मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है ना। एक होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री। जरा अगला पेज मैं वापस से निकाल लेता हूं, क्योंकि इस पेज पे हम कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चल रही है हमारी, केंद्रीय मंत्री परिषद, और यहाँ पे हमारी चल रही है राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री परिषद। तो 2 मंत्री हो सकते हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो पहला जो पद है वो है कैबिनेट मंत्री का। पहला पद किसका है? पहले मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। और दूसरे मंत्री होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एमओएस, एमओएस या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन्हें कहा जाता है हिंदी में राज्य मंत्री। क्या कहा जाता है? राज्य मंत्री। अब ऐसा नहीं है कि राज्यों के मंत्री हैं, ये तो एक पद का नाम है, सिर्फ एक पद का। दूसरी तरफ राज्य में भी यही पद होता है, कैबिनेट मंत्री, और दूसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, जिन्हें शॉर्ट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट या एमओएस कह देते हैं, शॉर्ट में एमओएस। देखो ये सिर्फ एक पद है, ठीक है ना, ये सिर्फ एक पदों के नाम है, 2 अलग अलग। अब क्या फर्क है इन पदों में, मैं आपको समझा देता हूं। देखो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं हमारे, कैबिनेट मंत्री याद रखेगा सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं, मतलब ये वरिष्ठतम सीनियर मंत्री होते हैं। ये क्या होते हैं? सीनियर मिनिस्टर होते हैं, सीनियर मिनिस्टर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेगा ये प्रथम श्रेणी के, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट क्लास मिनिस्टर। तो राज्यों में भी याद रखेगा कैबिनेट मिनिस्टर सीनियर मंत्री होते हैं, सीनियर मिनिस्टर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट क्लास, या फिर आप कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं ये, ठीक है। जबकि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इनके असिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये इनके क्या होते हैं? दे आर असिस्टेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर असिस्टेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे अगर मैं बात करूं अनुराग ठाकुर जी, 2019 से लेकर के 2024 के बीच में अनुराग ठाकुर जी भारत के खेल मंत्री रहे थे आधे समय, लेकिन आधे समय वो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर थे। वित्त मंत्रालय 2019 से 24 तक निर्मला सीतारमन जी कैबिनेट मंत्री थी और अनुराग ठाकुर जी उसमें राज्य मंत्री थे। मतलब अनुराग ठाकुर जी उसमें निर्मला सीतारमन के अंडर थे, निर्मला सीतारमन जी के क्या थे? अंडर थे, उनके असिस्टेंट थे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। उनके क्या थे? असिस्टेंट थे। सर दे आर असिस्टेड बाय और असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। और राज्य मंत्री, राज्यों में भी ये सेम ही पॉइंट लिखना है, दे आर असिस्टेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, असिस्टेड बाय, असिस्ट बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा इनको क्या किया जाएगा? असिस्ट किया जाएगा। दूसरी बात याद रखेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर के पास, कैबिनेट मिनिस्टर के पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है, किसी भी मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार होता है। मतलब रक्षा मंत्री जो है कैबिनेट मिनिस्टर, इस समय रक्षा मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। भाई राजनाथ सिंह को पूरा अधिकार है, मान लो एलओसी पे कोई हरकत हो जाए तो वो सेना को ऑर्डर दे सकते हैं कुछ भी करने के लिए, उनके पास अपने मंत्रालय को लेकर के पूरा प्रभार है, ठीक है। वो कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं मंत्रालय से, अपने रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टरों के पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है, जबकि एमओएस के पास स्वतंत्र प्रभार हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज, मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नहीं भी हो सकता। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब देखो जिस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री होगा उस मंत्रालय में तो नहीं होगा इनको, इनके पास ये चार्ज। लेकिन जिस मंत्रालय में कुछ ना छोटे मंत्रालय होते हैं, बड़े छोटे मंत्रालय, जैसे पर्यटन मंत्रालय हो गया, टूरिज्म मिनिस्ट्री होगी, ये भारत की बड़ी छोटी सी मिनिस्ट्री है,
इसमें कैबिनेट मंत्री का पद ही नहीं होता। तो जिस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं होता तो वहां सिर्फ राज्य मंत्री का पद होता है, तो वहां पर इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाता है। लेकिन जिस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का पद है उस मंत्रालय में इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं हो सकता। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है मैंने आपको बता दिया, और किस कंडीशन में नहीं हो सकता ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं, कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं, कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। जबकि याद रखिएगा जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की बैठकों में भाग सिर्फ प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर ले सकते हैं। तो ये कैबिनेट की बैठकों में भाग, कैबिनेट की बैठक में जा सकते हैं, बैठक में जा सकते हैं, लेकिन लेकिन प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर जा सकते हैं सिर्फ। तो एक कंडीशन है सिर्फ आमंत्रण पर, बिना आमंत्रण के नहीं जा सकते ये, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर जा सकते हैं। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी कैबिनेट मिनिस्टर में सेम पॉइंट लिख दीजिए जो आपने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिखे हैं। तो यहां पर भी इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, अपने मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है ना। साथ ये फर्स्ट क्लास या सीनियर मिनिस्टर होते हैं। ये भी कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं अपनी मर्जी से, बैठकों में भाग ले सकते हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता आने से, भाग ले सकते हैं। ठीक है ना। जबकि राज्य मंत्री ये सीएम ये जूनियर मंत्री होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जूनियर मिनिस्टर होते हैं, जूनियर मंत्री होते हैं। किसके जूनियर होते हैं, तो कैबिनेट मंत्रियों के जूनियर होते हैं। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज अगर मैं बात करूं, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, यस और नो दोनों ही है, हो भी सकता है नहीं भी। अब किस कंडीशन में हो सकता है मैं ऑलरेडी आपको यहां बता चुका हूं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और किस कंडीशन में नहीं हो सकता ये भी बता चुका हूं। तो ये भी कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं, तो ये भी कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीएम के आमंत्रण पर, चीफ मिनिस्टर के आमंत्रण पर ले सकते हैं। ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर के आमंत्रण पर। तो जल्दी से बताइए, क्लियर है सारी चीजें। तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है तो बता सकते हैं। जल्दी से बताइए, क्लियर है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है तो बताइए इस टॉपिक में। सर देयर इज सब क्लियर है सर, नो डाउट। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी।